अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। हुकूमत ने किसी सहाफ़ी का नाम ब्लैक लिस्ट या ECL में शामिल नहीं किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सहाफ़ी असद तूर पर हमले से मुतालिक अहम इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि टावर के इस्तकबाली के मुताबिक असद पर हमला करने वाले पहले भी आते जाते रहे हैं। मुल्ज़मान के करीब पहुंच चुके हैं, एक की शनाख्त भी हो चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि मुल्ज़मान को इसलिए भी पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए मुल्की एजेंसीज़ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और नादरा, FIA और पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदेही हो सकती है। 3 लोग जो हैं जिन तक हम ना पहुंच सके तो हम इनका इश्तार देने जा रहे हैं कि रिसेप्शनिस्ट ने बयान दिया है कि मैंने इसलिए नहीं रोका कि ये पहले भी आते थे। एक आदमी की शनाख्त के करीब हैं, इनको पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ लोग हमारी एजेंसीज पर उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। PDM टैं फिश हो चुका है। मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इसी तरह निकलती है। PDM सिर्फ 2 पार्टियां हैं, ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। PDM फारिग है बिल्कुल, किसी का नाम ना ब्लैक लिस्ट में आ रहा है ना ECL में आ रहा है। मेरे पास किसी का केस नहीं। और पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, हमारा मुल्क कोरोना वैक्सीन बनाने वाले दुनिया के चंद ममालिक में शामिल हो गया है। चीन के ताउन से पाकिस्तान में पहली कोरोना से बचाव की वैक्सीन पाक-वैक तैयार कर ली गई है, जिसे आज लॉन्च किया जा रहा है। पहले मरहले में 1,20,000 खुराकें तैयार की गई हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगी अरहम खान। इंतजार की घड़ियां खत्म। अब कोरोना वैक्सीन मंगवाने के लिए जहाज बैरून मुल्क भेजने की जरूरत नहीं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन पाक-वैक आज से मुल्क में ही दस्तयाब होगी। पाक-वैक कोरोना वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकिंग कौमी इदारे सेहत में मुकम्मल कर ली गई। तकरीब रुनुमाई आज शाम 4:30 बजे कौमी इदारे सेहत में होगी। लॉन्चिंग के बाद पाक-वैक वैक्सीन विफाक और सूबों के हवाले की जाएगी। चीनी माहिरीन की मदद से पाकिस्तान में तैयार करदा सिंगल डोज पाक-वैक सख्त टेस्ट के मरहले से गुजारी गई, जिससे महफूज और मौसर पाया गया। टेस्ट में कामयाबी के बाद रैब की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया गया था। पाक-वैक कैंसाइनो वैक्सीन के खाम माल से तैयार की गई है। पहले मरहले में पाक-वैक की 1,20,000 से ज्यादा डोजेस तैयार की गई हैं। दूसरे मरहले में 9 लाख डोजेस तैयार की जाएंगी। कैंसाइनो बायो के साथ मजमूई तौर पर 30 लाख वैक्सीन की तैयारी का मुआहदा किया गया है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने 15 साल बाद मुआशी शरह नमू का सालाना हदफ अबूर कर लिया। सनती पैदावार, टैक्स रेवेन्यू, बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से रुपया तगड़ा हो गया। महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आने की उम्मीद है। वजारत खजाना ने इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। शकील अहमद की रिपोर्ट में जानिए। कोरोना की तीसरी लहर के मनफी असरात के बावजूद मुल्की मईशत तरक्की की डगर पर। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल बाद मुआशी तरक्की का सालाना हदफ हासिल हुआ। माली साल 2020-21 में मुआशी शरह नमू 3.94% रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में महंगाई 11.1% रही, ताहम मई में सिंगल डिजिट पर आने और उसके बाद बदस्तूर मजीद कम होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की बरामदात 6.5% इजाफे से 10 माह में 21 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गयी। इस दौरान तरसीलात 29% बढ़कर 24.2 अरब डॉलर तक जा पहुंची। अलबत्ता बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 32% कमी आई। हुजम 1 अरब 55 करोड़ डॉलर रहा। तरक्याती खराजात भी हदफ से कम रहे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी 7.3% कमी रिकॉर्ड। बड़ी सनतों की पैदावार में सालाना 22.4%, जबकि जुलाई तक मार्च 8.9% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट 77 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 41 करोड़ डॉलर इजाफे से 23 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 46% इजाफा। 10 माह में 21,433 कंपनियां रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी गई। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी तगड़ा। डॉलर की कदर 160 से कम होकर 153 पर आ गई। अपोजिशन रहनुमा मुसलसल पाकिस्तान की माशी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते रहे हैं। भारत की मिसालें देती गई हैं, मगर हुकूमती अदाद-ओ-शुमार मुखालिफिन को करारा जवाब दे रहे हैं। हिंदुस्तान में तरक्की की शरह सुकड़ गई है। किसने क्या मौक़िफ़ अपनाया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
मार्च के महीने में। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने खत्ते के मुल्कों में शरह नमू पर IMF की प्रोजेक्शंस ट्विटर पर शेयर की थी, जिनके मुताबिक भारत 11.5%, जबकि पाकिस्तान की शरह नमू महज 1.5% रहने की पेशगोई की गई थी। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट में हुकूमत से वजाहत मांगी थी कि आखिर क्यों हम मुसलसल इतने पीछे जा रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल खुद एक जवाब बनकर सामने आ रही है। भारत की शरह नमू -7.3% पर सुकड़ गई है, जबकि पाकिस्तान की मुतवक्किल शरह नमू 3.94 है। इस सूरत हाल को अपोजिशन रहनुमाओं ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का गोरख धंधा करार दिया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा फज किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिकली मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। मईशत के बारे में जो बयानियां हैं वो झूठ पे मुबनी है। हुकूमत के नुमाइंदे ऐसे लगता है कि वो किसी और मुल्क का मईशत के बारे में जिक्र कर रहे होंगे। अपोजिशन की बातें अपनी जगह, मगर ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की मुआशी और हेल्थ पॉलिसियाँ दुरुस्त सम्त में हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने दोनों शोबों में फाश गलतियां की हैं। हुकूमत मुआशी तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी तस्लीम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बयान में ये कहा कि जाली मुआशी तरक्की के गुण गाना इमरान खान की आदत है। 21% से जायद गुर्बत की शरह हुकूमती दावों को गलत साबित कर रही है। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। फ्रॉड मुआशी तरक्की की बातें अवामी गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। पाकिस्तान में तरक्की की मुस्बत शरह नमू, आलमी मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रज़ा का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहते हैं कि कोरोना वबा के बाद हुकूमत ने मैशत को सहारा देने में भरपूर मदद की है। मॉनिटरी कमेटी के इजलास में अहम नुकात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 4 साल बाद 48,000 पर आ गया। मुसलसल 5वें दिन भी 1 अरब शेयर से ज्यादा का लेन देन हुआ। गैर मुल्की सरमायाकार भी सरगर्म दिखाई देते हैं। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम ढेडी का कहना है कि मार्केट में सरमायाकारों के लिए बहुत मौके हैं। टेक्सटाइल, ऑटो और हाउसिंग सेक्टर में अच्छे नंबर्स हैं। मार्केट मुझे तो काफी यहाँ से भी बेहतर दिख रही है, क्योंकि मार्केट में कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं और गवर्नमेंट साइड से अगर हम देखते हैं इकोनॉमी फ्रंट पे, तो हर किस्म के जितने नंबर अगर आप उठा के देख लें, सारे ही नंबर अच्छे आ रहे हैं। और जो सेल्स वगैरह कंपनीज वगैरह की किसी भी सेक्टर में हम देख लें, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे हाउसिंग साइड से हो, तो हर एक नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आप उठा के देख लें, तो उनके भी जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है उसमें भी अर्निंग्स वगैरह बहुत आ रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि मार्केट इस लेवल के बावजूद भी काफी सस्ती है। और अगर पी रेट उठा के देखें, बुक वैल्यू उठा के देखें, तो अभी भी हमारी मार्केट बहुत चीप मार्केट है और यहाँ भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट को देखें तो काफी नीचे आए हुए 7% के आसपास। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दों ने FC जवानों पर हमले किए हैं। पीर इस्माइल ज़ियारत में चौकी को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। झड़प में FC के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी भी हुए। तुर्बत में FC की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, 2 जवान जख्मी हुए। PDM का बयानिया हर आने वाले दिन के साथ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। आज शहबाज शरीफ मुफाहमत से मज़ाहमत पर आए। इससे पहले भी मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अलग अलग मौक़िफ़ अपनाए। कभी हुई लॉन्ग मार्च की बात तो कभी आर या पार। इस्तीफों पर भी आकर रुकती रही सारी तकरार। जलसों में गरजने बरसने वाली मरियम नवाज भी आजकल काफ़ी खामोश दिखाई सी देती हैं। मफाहिमत के लिए माने जाने वाले शहबाज शरीफ ने पैंतरा बदल कर बड़े भाई की मज़ाहिमती पॉलिसी को अपना लिया है। 29 मई के PDM इजलास में शहबाज शरीफ मज़ाहिमती पॉलिसी के हक में बोलते रहे और मरियम नवाज खामोशी के साथ सुनती रही।
यानी पीडीएम का बयानिया हो गया दोहरी शख्सियत का शिकार, कभी आर और कभी पार, आर या पार इंशाल्लाह। कभी लॉन्ग मार्च पर तैयार। 26 मार्च को पूरे मुल्क से काफिले रवाना होना शुरू हो जाएंगे। कभी इस्तीफों के अंबार, इस्तीफों के अंबार लग रहे हैं, इस्तीफों के अंबार लग रहे हैं, और कभी दोस्तों पर यलगार। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई, छोटा सा वक्ती फायदा है। आपने बाप से वोट ले लिए, बाप से वोट ले लिए। मगर हतमी नतीजा ये है कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने वाला ऑपोजिशन इत्तेहाद अब पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर ही चलेगा। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है, आज भी वो इस्तीफे नहीं दे रही है, आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिलके उनको टफ टाइम दो। वो शायद कंफ्यूजन का शिकार है। 29 मई के पीडीएम इजलास में इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के खिलाफ जंग पार्लियामेंट में लड़ने का फैसला किया गया है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। एनसीओसी का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली की मिली भगत हो रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एनसीओसी से इलेक्शन के इल्तवा का खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कश्मीर पर मौक़िफ़ कमज़ोर हो गया तो उसकी तलाफ़ी कौन करेगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नैब को भी खूब आड़े हाथों लिया। एनसीओसी का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? कोशिश है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली करने की, एक मिली भगत है, कोशिश पूरी है इलेक्शन चोरी किया जाए। आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन चोरी होगा तो हमारे कश्मीर में मौक़िफ़ की क्या हैसियत रह जाएगी। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे। कश्मीर का हमारा 73 साल का मौक़िफ़ है, अगर वो कमज़ोर हो गया उसकी तलाफ़ी कौन करेगा। हम वक्ती फ़ायदे उठाने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए आज कश्मीर का सौदा भी करने को तैयार हैं। हम इस मामले को रिजेक्ट करते हैं जो एनसीओसी ने लिखा है, और हमारी डिमांड है कि खत वापस लें और कश्मीर के इलेक्शन टाइम पर हो। हम असूलों पर खड़े हैं, हमारा असूल आइन का असूल है, उसको आप मुज़ाहमत समझें, मुफाहमत समझें। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी के हर फैसले में शामिल हैं, उनका नारा भी वोट को इज्जत दो का नारा है। बिल्कुल ये ज़हन से निकाल दें कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई तफरीक है, ना ये हो सकती है और ना है। इस वक्त पीपल्स पार्टी ANP PDM का हिस्सा नहीं है। जिसने एतमाद तोड़ा है, एतमाद को बहाल कर आ सकता है, वरना रास्ते जुदा हैं। अब तो भूल गए कितने साल है और कितनी पेशी है। नैब को इदारा है जिसने आज पाकिस्तान को मफलूज कर दिया है, जिसने नाकाबिले यकीन हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। लाहौर में अफगान लड़की को शौहर ने कत्ल कर दिया। फ्रांस से लौटने वाला मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। घरेलू नाचाकी या शौहर का कोई मफाद, अफगान लड़की को फ्रांस पलट नौजवान ने कत्ल कर दिया। कहना में 25 साला नाज की तदफीन की जा रही थी कि पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश तहवील में ली तो मकतूला के ससुर ने इंकशाफ किया कि बेटे ने बहू को कत्ल किया है। रात का वाकया, गला दबाया है और आगे अपने पाँव पकड़े हैं बाप के कि मुझसे गलती हो गई है, तो वहाँ से लापता हो गया। पुलिस का कहना है कि मकतूला नाज का निकाह खून पर अब्दुल समद के साथ हुआ। मुलजिम चंद रोज कबल फ्रांस से वापस आया और बीवी की जान ले ली। वजह कोई सामने नहीं आ सकी, ठीक ठाक थे। वो कह रहा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। रेड भी कर रही है, तफ्तीश भी कर रही है, जहाँ जहाँ ठिकानों का पता चल रहा है हम सर्च कर रहे हैं। मुलजिम अब्दुल समद की बहन मकतूला नाज के भाई की शरीके हयात है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद कत्ल की वजूहात का तयन हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। फैसलाबाद में डिचकोट के करीब नहर से लाश मिली है। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान शहर में मुख्तलिफ मकामात से 6 नामालूम लाशें मिल चुकी हैं। तफसीलात जान लेते हैं उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये है वो नहर जिससे आए रोज़ लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान नहर रख ब्रांच से 5 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें एक बच्चे की लाश भी शामिल है। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली इस नहर के पानी पर तैरती लाशें शहरियों के लिए खौफ का बाइस बन चुकी हैं। रेस्क्यू हुकाम ये कहते हैं कि जितनी भी लाशों को पानी से निकाला गया है वो 3 से 4 रोज़ पुरानी हैं, जिनकी शनाख्त होना नामुमकिन है। और तमाम लाशों को रेस्क्यू हुकाम कहते हैं कि पुलिस की
تحویل میں دے دیا جاتا ہے۔ پولیس ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر جو کیسز سامنے آتے ہیں وہ شہریوں کے ڈوب کے مرنے کے کیسز ہوتے ہیں، ڈراؤننگ کیسز ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے جو پولیس ترجمان ہے ان کا کہنا ہے کہ سختی بھی کی جا رہی ہے کہ جو شہری نہروں پہ نہانے آتے ہیں ان کو روکا جائے کہ وہ نہروں پہ نہائیں۔ تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ عثمان۔ وزیر اعلیٰ KP کے محمود خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ CM صاحب کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہاں پہ A گریڈ ہسپتال بھی اور میڈیکل کالج بھی، CM صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک وہ بھی 660 کروڑ سینکشن ہو گئے، 640 بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس طرح یہ اکبر ایوب خان نے اور پھر جو آپ کے DIG صاحب ہے ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی اور یہی بات انہوں نے کی تھی جو آپ نے کی، تو آپ کے لیے 640 پوسٹیں آلریڈی ہم نے سینکشن کر دی ہے، انشاءاللہ آپ کا پولیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی جی دیکھیے اس طرح ہے آجی صاحب۔ محمود خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ملک کو فلاحی ریاست بنا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شناختی کارڈ کے حامل افراد ملک میں کہیں بھی مفت علاج کروا سکتے ہیں۔ مرغی کا گوشت 2 دن کے اندر 250 روپے کمی کے بعد پھر 100 روپے مہنگا ہو گیا۔ اس اچانک اتار چڑھاؤ کی کیا وجہ ہے، جانتے ہیں سعد صابری کی اس رپورٹ میں۔ پہلے 600 پھر 360 اور صرف ایک دن کے بعد 450 روپے۔ مرغی کے گوشت کی قیمتیں کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دکاندار پولٹری فارمرز کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ فارم والوں کے اوپر ہے، یہ جو مال ڈالتے ہیں 10 روپے اوپر رکھ کے ڈالتے ہیں کلو پہ، جب جا کے جیسے 240 چل رہی ہے تو 250 روپے ڈالیں گے، یہ اس طرح کا فرق ہے۔ مگر فارمرز ایسوسی ایشن کے نمائندے نے بتایا کہ ایکسپورٹ پر بندش کی وجہ سے قیمتیں کم ہوئی تھی، جو اب دوبارہ بڑھنے کا امکان ہے۔ ریٹ کم ہونے کی وجہ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیشن تھا جس میں افغان بارڈر کو بند کیا گیا تھا مرغی سپلائی کے لیے، اور دوسری وجہ جو بڑی وجہ تھی وہ ایک جھوٹی خبریں چلائی گئی کہ خدا خواستہ مرغی سے انسانوں میں کوئی بیماری منتقل ہو رہی ہے۔ قیمتوں میں اچانک اضافے نے شہریوں کو بھی پریشان کر دیا۔ کہتے ہیں بڑے عرصے بعد قیمت کم ہوئی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 20-22 ہزار روپے سیلری ہو تو اس میں 460 روپے کا مرغی ہم کہاں سے خرید کے کھا سکتا ہے؟ غریب آدمی کس طرح کھائے گا؟ یہ تو اپنا وہی حساب بیچ رہا ہے، 500 روپے بیچ رہا ہے، کوئی 400 روپے بیچ رہا ہے۔ قیمتوں میں بڑی کمی اور پھر دوبارہ اضافے کے عوامل جو بھی ہوں، مگر اس کی وجہ سے عوام کو ملنے والا ریلیف انتہائی عارضی ثابت ہوا۔ جو مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اچانک کمی سے انتہائی خوش تھے۔ کیمرہ مین ایرک پریرا اور شاہد بلوچ کے ساتھ سعد صابری، سما، کراچی۔ سوات میں سرکاری گوداموں میں گندم کا سٹاک ختم ہوا تو سستے آٹے کی فراہمی بھی بند ہو گئی۔ آٹا بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ سید شہاب الدین کی رپورٹ۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث سوات میں گندم کی پیداوار نہ ہونے کی برابر۔ سارا انحصار دوسرے اضلاع کے گندم یا سرکاری کوٹے پر۔ سرکاری گوداموں میں 100 کلو گرام والی 8 لاکھ بوریوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ رعایتی نرخ پر ملنے والا آٹے کی آمد بند۔ پنجاب سے آنے والا آٹا مہنگا ہو گیا۔ آٹا ڈیلروں کا کہنا ہے بروقت اقدامات نہ ہونے کے باعث مسئلہ پیدا ہوا۔ حکومت کوٹا نہیں دے رہی اور مارکیٹ میں گندم جو ہے اس کو حکومت خود خرید رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کہتی ہے صوبائی سطح پر گندم کی ترسیل روک دی گئی ہے۔ خریداری ہوتی ہی کوٹا دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ پروونشل فوڈ ڈپارٹمنٹ نے انسٹرکشن دی ہیں کہ آپ ابھی فی الحال روکیں، ہم آپ کے لیے پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، تو جو ہی وہ شروع ہو جائیں تو پھر ہم دوبارہ وہ سبسڈائز جو ویٹ ہیں تو وہ ہم مارکیٹ میں لے کے آئیں گے اور لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت گندم کی خریداری میں ہر سال تاخیر کرتی ہے، جس کا سارا بوجھ عوام کو مہنگائی کی صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بروقت خریداری میں لاپرواہی، فلور ملز کو گندم کا سرکاری کوٹا بند ہو گیا۔ رعایتی نرخ پر ملنے والا سستا آٹا بند ہونے سے مہنگائی کے مارے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔
कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। कराची से 3 दिन में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक को अल्टीमेटम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि के इलेक्ट्रिक एक माफिया है जिसने कराची वालों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारा वाज़ेह तौर पर मुतालबा ये है कि 3 दिन के अंदर वो लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए कि जिसका बार बार दावा किया गया है। के इलेक्ट्रिक का मामला सिर्फ एक बिजली कंपनी का मामला नहीं है, एक माफिया का मामला है जो कराची के लोगों को बर्बाद कर रहा है। कराची ह्यूमिडिटी और गर्मी बढ़ी है तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग फ्री किया हुआ है जिनको आपने, उनमें भी 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे लाइट जा रही है। वो इलाके जिनमें 7.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, मजीद 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग आप कर रहे हैं। अजाब में मुब्तला हैं लोग, एक मुसीबत में हैं लोग। सोएं किस वक्त, लोग अपने काम किस वक्त करें। लोड शेडिंग क्यों नहीं खत्म हो रही इस वक्त, जबकि 190 MMCFD गैस की अप्रूवल मौजूद है जिसमें से 150 तो रेगुलर मिल रही है। सर्दियों में भी देते रहे कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिस्टम आपका ठीक नहीं है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो सिस्टम ट्रिप होना शुरू हो जाता है और उसको बैलेंस करने के लिए आप ये काम करते हैं। तो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं नेशनल ग्रिड से आने वाली बिजली से। 95 अरब रुपए सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिलती है। एक प्राइवेट कंपनी को इतनी बड़ी सब्सिडी क्यों मिल रही है भाई? आरिफ नकवी जैसे लोग सजाएं भुगत रहे हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है यूके में, पेनल्टी लग चुकी है दुबई में। और हैरत की बात यह है कि आरिफ नकवी वजीर आजम का ज़ाती दोस्त भी है, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। उसकी तस्वीरें आज भी और वीडियोज़ मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलें। है किसी को अपने घर में हमला किया जाता है, किसी को अगवा करने की कोशिश की है, और इस किस्म की हरकतें जो है वो एडवांस ममालिक में, जमहूरी ममालिक में नहीं होते हैं। जिसने भी असद तूर साहब पे ये हमला किया, ये बुज़दिलाना हमला है। ये आपका गैरत और बहादुरी का एक पैगाम नहीं बेचता, ये आपका बुज़दिल होने के पैगाम बेचता है। ये आपका, आप समझते हो कि ये आपका ताकत का पैगाम है। मगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बोलो लाहौर में आपको ये बताएं कि हाता बीबी मिस्री शाह में कई रोज से ट्यूबवेल खराब है। रिहायशियों को पानी लेने के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। वहीं के रिहायशी हुकूमत और वासा से ट्यूबवेल की बहाली की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम सैयद नसरुल्लाह शाह है और मैं हाता बीबी मिस्री शाह का रिहायशी हूँ। इस इलाके में पानी का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। हमारा ट्यूबवेल जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। पिछले 6 दिन से तो पूरा मोहल्ला जो है वो बिल्कुल पानी के बगैर ही गुजारा कर रहा है। नहाना धोना तो दूर की बात, अब तो मुंह धोना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये आप हालत देख लें कपड़ों की, कि हमने 15-20 दिन हो गए हैं कि हमने अपने कपड़े नहीं धोए। पानी बिल्कुल कोई नहीं आ रहा है। कोई वक्त ऐसा नहीं होता है जब टैप में पानी हो। ये पानी तो पहली ज़रूरत है। MD वासा को बहुत दरख्वास्तें दी हैं, अहले इलाका ने SDO को भी दरख्वास्तें दी हैं। अब हम पानी के लिए किसके पास जाएँ? हमारा हुकूमत से और वासा हुकाम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा हमें पानी जो है वो प्रोवाइड करें, हमारा ये ट्यूबवेल जो है वो बहाल कर दें, ताकि हमारे ये रोज़मर्रा की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। का हाल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ शहरों में हादसात के बायस 11 अफराद जान बहक और 13 जख्मी हो गए। शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। जेहलम, चनियोट, कामोकी, बोरेवाला और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उधर तूफानी बारिश कई शहरों में हादसात का भी सबब बनी। उकाड़ा के इलाके तारिकाबाद में मकान की छत गिर गई, 8 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। फैसलाबाद और पिंडी भटिया में छतें गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक और 9 जख्मी हुए।
मंचनाबाद में आंधी के बायस 8 मुकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए। अल्लाह माफ फरमाए यार, अल्लाह माफ फरमाए। पाकपतन में साइन बोर्ड जमीन पर आ गिरा, दरख्त भी उखड़ गए, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ। तेज हवाओं और तूफान की वजह से कई शहरों में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। एक जानिब बारिशें और तूफान तो दूसरी जानिब कराची में शदीद गर्मी। इस गर्मी ने शहरियों को निढाल किया तो समाजी तंजीम राहगीरों की खिदमत के लिए सड़कों पर निकल आई। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। सख्त गर्मी में जब प्यास सताए और ऐसे में ठंडा जायकेदार मशरूब मिल जाए तो प्यासा खूब सैराब होकर प्यास मिटाता है। कराची में समाजी तंजीम के अफराद गर्मी में शहरियों को ठंडा ठार शरबत पिलाने के लिए सड़कों पर निकले। बर्फ में तैरता हुआ लाल जायकेदार शरबत देखकर गर्मी के सताए शहरी चले आए। बहुत वैल्यू है इसकी, बहुत वैल्यू है। ठंडा दिमाग आता है, पुरबाश हो जाता है बंदा। अगर आप यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं और प्यासों को पानी पिला रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अफजल काम है। मखलूक खुदा की खिदमत करने वालों में बच्चे बड़े सबके जज्बे दीदनी थे। गर्मी में जो ठंडा पानी पिला के लोगों को खुशी महसूस हो रही है, उनसे बाहर है। ठंडे पानी और मशरूब भी तकसीम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक जहन में बस हमारे वन पॉइंट है कि एक छोटी सी नेकी है जो हम करना चाहते हैं। हर नेकी अपनी जगह खास अहमियत की हामिल है, मगर प्यासे को पानी पिलाना अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने का आसान तरीका है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ साबरी, समा, कराची। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग में मिंठूका आबशार की खूबसूरती इन दिनों जोबन पर है। जो भी यहाँ पहुँचता है हसीन नज़ारों में खो जाता है। मंजर शिगरी की रिपोर्ट देखिए। जिला खरमंग में मंठोका के मुकाम पर शोर मचाता 200 फीट की बुलंदी से गिरने वाला ये आबशार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। स्कर्दू आने वाले सैयाह 1.5 घंटे की मुसाफत तय कर कर यहाँ पहुँचते हैं। आबशार से गिरने वाले पानी को छूने की कोशिश करते हैं, हसीन मनाजिर को कैमरे में महफूज करते हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे काम करे तो बेहतर मौके हैं जो हम लोग बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ही ऐसी जगह हैं कि जो हम विजिट कर लें तो इनफ है। माशाल्लाह अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। यहाँ आने का लुत्फ इतना मज़े का है कि बंदा हर कोई देखे यानी दिल करता है कि बार बार आए। आबशार की ठंडी हवा यहाँ के मौसम को भी ठंडा रखती है, इतना ठंडा कि जिस्म को गर्म रखने के लिए आग का सहारा लेना पड़ता है। मौसम तो सा ठंड है तो इस वजह से हमने आग जलाई यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो हम तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन इस ठंड का भी अपना ही मजा है। सर्द मौसम में ट्राउट मछली हाथ लग जाए तो क्या ही बात है। मंठूका आबशार न सिर्फ दूर दराज से आने वाले सयाहों का दिल बहलाती है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती इलाका मकीनों के लिए रोजगार का भी एक बड़ा जरिया है। मंजर शिगरी, समा, मंठूका। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।